प्यारे छात्रों, कैसे हो? आज की इस वीडियो में 10 मिनट में मैं आपको 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट कोड 201। पेपर से पहले 10 मिनट की वीडियो जरूर देख के जाना और 2 बार देखना, मजा आ जाएगा। पूरा पेपर अच्छा करके आओगे। समय बर्बाद नहीं करते, अब चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है? तो बगुला समाज के ढोंगी वर्ग का प्रतीक है। ऐसे लोगों का प्रतीक है जो होते कुछ और है और दिखाते कुछ और हैं, और मौका मिलने पर आपकी गर्दन को दबा देते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो बगुला समाज के ढोंगी वर्ग का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न, बीती विभावरी जागरी कविता में एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है? बीती विभावरी जागरी कविता में एक सखी दूसरी सखी से कहती है, जग जा, दिन निकल आया है, पक्षी चहक रहे हैं, खरगोश दौड़ रहे हैं, पेड़ों पे डालियों पर फूल आ गए हैं, आलस छोड़, मुंह धो और पनघट चलते हैं और पानी भरकर लाते हैं। तीसरा प्रश्न, कबीर ने निंदक को अपने पास रखने के लिए क्यों कहा है? निंदक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारी बुराई करता है। तो कबीर कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो हमारी बुराई करता है उसका घर, उसकी कुटिया अपने घर के पास बनवा दो, जिससे कि वो क्या करे, हमारी बुराई हमें बताता रहे और ऐसा व्यक्ति हमें बिना साबुन और पानी के पवित्र कर देगा, यानी कि हमारे अंदर की सारी कमियों को हमें बता देगा। चौथा प्रश्न, विविध सुमनों की माला से क्या तात्पर्य है? विविध यानी कि तरह तरह के फूलों की माला। हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं और सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारे देश में एकता है। और कोई भी माला जब भी अच्छी लगती है जब उसमें तरह तरह के फूल हों, और कोई भी देश तभी अच्छा लगता है जिसमें तरह तरह के त्योहार हों, तरह तरह के धर्म हों। एकता में अनेकता। सरसों हो गया सयानी क्यों कहा गया है? सरसों हो गई सयानी इसलिए कहा गया है कि सरसों अब बड़ी हो गई है, उस पर पीले पीले फूल आ गए हैं, उसकी शादी करानी है चने के पौधे के साथ। चना का पौधा काफी छोटा होता है, उस पर गुलाबी रंग के फूल आते हैं, तो सरसों की शादी अब करानी है चने के पौधे के साथ। जिस प्रकार लड़की बड़ी हो जाती है तो उसके हाथ पीले किए जाते हैं, इसी तरह सरसों पर फूल आ गए हैं, तो अब सरसों की शादी चने के पौधे के साथ करानी है। अगला प्रश्न, ज्ञान इंद्रियों का क्या अर्थ है? ज्ञान इंद्रियां हमारे शरीर का ऐसा हिस्सा होती हैं, ऐसे अंग होते हैं जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा हमारे शरीर के ज्ञान इंद्रियां कहलाते हैं, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, शरीर रूपी दुर्ग की बाहरी दीवार किसे कहा गया है? शरीर एक दुर्ग है, एक महल है, एक किला है, तो इसकी बाहरी दीवार त्वचा, त्वचा को कहा गया है, क्योंकि जब भी धूल, मिट्टी, पानी, बारिश कुछ भी आता है तो त्वचा हमारे शरीर की अंदर के हिस्सों की रक्षा करती है। तो त्वचा हमारे शरीर की एक दीवार है और शरीर हमारा एक महल है। अगला प्रश्न, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग में होता है? डिप्थीरिया रोग शरीर के गले में होता है। यह एक गले का रोग होता है जिसमें गले में दर्द होता है, खाना पीना हमारे गले में उतरता नहीं है, टॉन्सिल फूल जाते हैं और हमें खाने पीने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगला प्रश्न, बूढ़ी पृथ्वी का मानवीकरण किस प्रकार किया गया है? बूढ़ी पृथ्वी को माता, धरती माता के रूप में दिखाया गया है, माँ के रूप में दिखाया गया है, एक औरत के रूप में दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि बूढ़ी पृथ्वी किस प्रकार दुखी है, क्योंकि धरती की संतान अर्थात मनुष्य अर्थात हम लोग धरती को गंदा कर रहे हैं, उसके पेड़ों को काट रहे हैं, उसके जंगलों को काट रहे हैं, उसके तालाबों को गंदा कर रहे हैं, जगह जगह कूड़ा कर रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं। इसलिए बूढ़ी पृथ्वी अर्थात हमारी धरती माँ, जिसमें धरती को एक माँ के रूप में दिखाया गया है, बहुत दुखी है। अगला प्रश्न, बहादुर पाठ के आधार पर मध्यवर्गीय परिवार की मानसिकता का वर्णन करें। नौकर रखने की स्थिति में मध्यवर्गीय परिवार यानी कि हम, आप और तुम, मिडिल क्लास लोग, जब भी हम जैसे लोगों के यहाँ पर कोई नौकर आता है तो हम बहुत ही ज्यादा घमंड करने लगते हैं। बहादुर कहानी में भी निर्मला और किशोर बहुत ज्यादा घमंड करते हैं और पड़ोसियों को चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं नौकर रखने के लिए कलेजा चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है कि मध्यवर्गीय परिवार जब उनके यहाँ पर कोई सुख सुविधा आ जाती है, नौकर जैसा सुख आ जाता है, तो बहुत ही घमंड करते हैं और मोहल्ले में चौड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि भैया नौकर रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगला प्रश्न, उस्ताद ने शागिर्द को सुई में धागा पिरोने के लिए क्यों कहा? जो उस्ताद यानी कि जो दर्जी था, उसने अपने शागिर्द से कहा कि शागिर्द आपको सुई में धागा डालना चाहिए, क्योंकि यही आपका कर्म है और कर्म का संबंध आजादी से है। कर्म करोगे तो आजाद रहोगे, कर्म नहीं करोगे तो आजाद नहीं रहोगे, इसलिए चुपचाप अपनी सुई में धागा डालो और काम करो, क्योंकि कर्म का मतलब है आजादी। लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में किस प्रकार चला गया? शतरंज के खिलाड़ी पाठ के आधार पर लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में इसलिए चला गया कि मीर और मिर्जा
शतरंज के खेल में व्यस्त थे, अंग्रेजों की सेना आई और उनके नवाब वाजिद अली शाह को पकड़ कर ले गई। इसमें यह बताया गया है कि मीर मिर्जा जैसे निकम्मे सेनापतियों की वजह से अंग्रेजों की सेना वाजिद अली शाह को पकड़ कर ले गई और लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। अंधेर नगरी नाटक में यह बताने की कोशिश की गई है कि अंग्रेजी शासन भी मूर्खों का ही शासन था। जिस प्रकार अंधेर नगरी में किसी की कोई सुनवाई नहीं होती थी, उसी प्रकार अंग्रेजों के शासन में कोई भी सजा कोई भी करता और किसी को भी पकड़ के अंदर डाल दिया जाता था। तो अंग्रेजी शासन बराबर अंधेर नगरी बराबर मूर्खों का शासन। गुरु की तुलना कुम्हार से क्यों की गई है? गुरु यानी कि मैं, शिष्य यानी कि आप। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कुम्हार वही काम करता है जो गुरु करता है। कुम्हार भी अपने मटके का भविष्य बनाता है, गुरु भी अपने शिष्य का भविष्य बनाता है। और दोनों जब अपने शिष्यों का भविष्य बनाते हैं तो यह सावधानी रखते हैं कि कहीं इनको चोट ना लगे। मैं आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते कभी आपके कान पर भी लगा देता हूँ, लेकिन यह इस बात का ख्याल रखता हूँ कि कहीं आपको गलत तरीके से चोट ना लग जाए। तो मैं अर्थात गुरु, आप यानी कि शिष्य अर्थात मटके, और मैं आपका भविष्य बना रहा हूं। इसी तरह कुम्हार भी आप मटके का भविष्य बनाता है। कल्पना चावला की मौत पर देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? कल्पना चावला की मौत पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा, अंतरिक्ष की बेटी अंतरिक्ष में खो गई और बाकी देश की बेटियों को भी नाम कमाना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहिए। अंतरिक्ष की बेटी अंतरिक्ष में खो गई, यह बात कही थी देश के प्रधानमंत्री ने। अगला प्रश्न, लेखक का मदर टेरेसा से मिलना यादगार क्यों बन गया? लेखक ने मदर टेरेसा से कहा था, मदर टेरेसा आप बहुत अच्छी हो, आप जिस किसी के भी सर पर हाथ फेरती हो वह स्वस्थ हो जाता है। इतना असर तो डॉक्टर की दवाओं में नहीं है, इतना असर आपकी दुआओं में है। इसलिए लेखक का मदर टेरेसा से मिलना यादगार बन गया। अगला प्रश्न, क्रिस हेल्ड ने लेखक को भला बुरा क्यों कहा? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं क्रिस हेल्ड मदर टेरेसा के साथ रॉबर्ट नर्सिंग होम में काम करती थी और हिटलर बहुत ही कट्टर था और निर्दोष लोगों को मारता था, इसलिए क्रिस हेल्ड ने हिटलर को भला बुरा कहा। करत करत अभ्यास के जड़वत हो सुजान, इसका मतलब है कोई भी अगर मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी किसी काम को बार बार करे तो उस काम में सफलता हासिल हो जाती है। जिस प्रकार एक मुलायम सी रस्सी कुएं पर बार बार घिसी जाती है तो वह पत्थर को भी काट देती है, अर्थात अभ्यास करने से हमें सफलता जरूर मिलती है। इसमें रस्सी और कुएं का उदाहरण दिया गया है। सुखी राजकुमार के अंत में देवदूत पृथ्वी से कौन सी दो बहुमूल्य वस्तुएं लेकर आया? तो सुखी राजकुमार कहानी के अंत में देवदूत पृथ्वी से लेकर गया गौरैया का मरा हुआ शरीर और राजकुमार का टूटा हुआ दिल, क्योंकि इन दोनों ने ही अपना जीवन अच्छे कामों में लगाया था और दूसरे लोगों की सेवा में लगाया था। इसलिए उसको ऐसा लगता था धरती पर सबसे कीमती चीज है वो सिर्फ दो ही है, नंबर 1 गौरैया का मरा हुआ शरीर और राजकुमार का टूटा हुआ दिल। सार लेखन का क्या अर्थ है? सार लेखन को इंग्लिश में बोलते हैं समरी। किसी बड़ी बात को कम शब्दों में लिखना सार लेखन कहलाता है। सार लेखन करते समय हमें शब्दों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, कम शब्दों में होना चाहिए, व्याकरण की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मात्रा की कोई गलती नहीं होनी चाहिए और कोई भी महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। प्यारे छात्रों, 10 मिनट के अंदर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए हैं। पेपर से पहले पढ़ के जाना, बहुत मजा आएगा, अच्छी तरीके से पेपर करके आओगे। जय हिंद, जय भारत।